तो हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो सब लोगों का स्वागत है इस सेशन में। और जैसे कि आपको पता है कि ये जो सेशन है बेसिकली हम लोग स्टेप बाय स्टेप स्टडी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन करते हैं बट कहीं ना कहीं से डायरेक्शन को मिस करते हैं। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि अगर हम पूरा 1 ईयर का प्लान बनाते हैं तो 1 ईयर का प्लान कैसे बेस्ट हो सकता है और उस बेस्ट प्लान को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम लोग तो आपको बहुत बार ऐसा होता है कि समझाते रहते हैं बट आज हमने प्लान किया था। वैसे तो ये सेशन आपका लाइव आने वाला था, फिर हमने प्लान किया कि कुछ यूट्यूब में कुछ ग्लिच था तो हमने प्लान किया कि चलो ठीक है इसको रिकॉर्डेड देते हैं। तो हमारे साथ हैं कौस्तव, और कौस्तव ने अभी रिसेंटली AIR 11 अचीव किया है और एक्सी में भी है, राइट? एक्सी में भी आपका AIR 17 है। तो आपको ये बहुत बेहतर तरीके से, जैसा होता है ना कि हाँ सर मैंने रिसेंटली एग्जाम क्वालिफाई किया है तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि सर मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन की थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं वो टाइम था वो मैंने कैसे कैसे पास किया, कैसे ईच एंड एवरीथिंग, कब हमने टेस्ट सीरीज दी थी, कब हमने अपनी प्रैक्टिस की थी, सब कुछ। तो ये जो सारे के सारी ये जर्नी है, ये जर्नी आज हम आपके सामने लेके आने वाले हैं। और आई होप कि ये जर्नी जो कौस्तव की जर्नी रही है आपके लिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। मतलब सिंपल सी बात है कि हाँ हमें सर अगर कुछ भी करना है तो ऑब्वियसली हमारे लिए कोई ना कोई एक मॉडल होता है, कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है जिसको हम फॉलो करते हैं हमेशा। तो ऑब्वियसली मतलब ये एक ड्रीम रैंक है जो सब कोई अचीव करना चाहता है कि हाँ सर मैं भी चाहता हूँ मेरी भी AIR 11 आए। तो मेरे ख्याल से अभी बहुत ज़्यादा डिले नहीं करते हैं। सबसे पहले हम कौस्तव से मिलते हैं। सबसे पहले कौस्तव आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से आपकी स्टडी हुई, कैसे हुआ, फिर हम 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस को पुट अप करते रहेंगे। मेरे साथ कुलदीप सर भी हैं, मेरे साथ विश्वजीत वर्मा सर भी हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हम लोगों को जानता नहीं होगा, सबको ही सबको जानते हैं। और कौस्तव हमारे बीच में है अभी। जस्ट कौस्तव खुद आगे आए कि सर मैं अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स सिलेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं से। तो कौस्तव। Hi guys, this is Kaustav Mishra. I am basically BTech from NIT Allahabad. This year I gave GATE and I scored All India rank 11 in Mechanical Engineering and All India rank 17 in XE Engineering Sciences. I'm basically मतलब जैसे कौस्तव जी ने बताया जो उनकी रैंक थी, ओके, एंड मेरे हिसाब से सर जो बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं किसी भी आने वाले जो स्टूडेंट्स के लिए, वो इस साल के टॉपर या जो लास्ट ईयर के टॉपर से वो दे सकते हैं। क्योंकि हमारे टाइम में जब हमने गेट दिया तो MSQ नहीं होता था, ओके, और NIT का इतना वेटेज नहीं होता था, बट अब सारी चीज़ें ऐड होती जा रही है, ओके। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, वो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो कौस्तव जी बेसिकली आपको गेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली कब थी कि मुझे इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए, और आपने कब स्टार्ट किया उसको? सर मुझे गेट के बारे में पता चला था जब मैं 3rd ईयर में था। मतलब 3rd ईयर में मुझे पता चला था गेट के बारे में, और फिर मैंने 3rd ईयर से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 3rd ईयर के मतलब 6 सेमेस्टर से मैं कह सकता हूँ कि मैंने प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट करी। सही है। तो आई थिंक हम लोग इस इंटरव्यू सेशन को कुछ इस तरीके से रखें कि बच्चों के जो डाउट्स, अभी लाइव तो नहीं है तो चैट्स तो नहीं पढ़ पाएंगे, तो बच्चों के सारे डाउट्स कवर अप हो जाएं, बच्चों के जो मेजर डाउट होते हैं, सो दैट एक डायरेक्शन मिल जाए कि सर मैं अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करूं। पहली चीज़, बच्चे परेशान रहते हैं, वो 2 साल तक भटकते ही रहते हैं कि सर मैं कब स्टार्ट करूं, 2nd ईयर अच्छा रहेगा, 3rd ईयर अच्छा रहेगा, या ड्रॉप लेना ज़रूरी है क्या। तो ये सारे मिथ ब्रेक करने हैं। ठीक है सर, मेरे ख्याल से हम लोग ना ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। कौस्तव हम लोग एक काम करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे 1 बाय 1। और जितने भी क्वेश्चन हम लोग के पास कंटिन्यूसली क्वेश्चंस आते भी रहते हैं, 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। एंड आई होप मतलब आपको सब कुछ अभी आपने रिसेंटली किया है तो जो आंसर्स होंगे वो भी टिप पे ही हैं। और आपने मुझे पहले भी डिस्कस किया था कि सर ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो जस्ट वैसे ही क्वेश्चन हम लोग पुट अप करते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि जैसे एक बच्चा होता है, 3rd ईयर में होता है, 2nd ईयर में होता है, जैसे आप बहुत अच्छे कॉलेज से थे, नो डाउट आपने जैसे बताया NIT इलाहाबाद से, आपको बहुत सारे यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज के भी बच्चे हैं जो हमें यहाँ पे वॉच करेंगे, आपको वॉच करेंगे। तो जस्ट कब एक बच्चे को ये चीज़ सोचनी है, लेट सपोज किसी को गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो वो व्हाट इज़ द राइट टाइम कि वो सोचना शुरू कर देता है। बिकॉज अभी 3rd ईयर में जैसे बच्चों को एग्जाम देना होता है, तो व्हेन ही विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम। सर मेरे हिसाब से, अगर मेरे से आप पूछें तो मेरे हिसाब से द राइट टाइम टू स्टार्ट फॉर गेट प्रिपरेशन इज़ 6 सेमेस्टर। क्योंकि 6 सेमेस्टर के बाद आपके पास 2 सेमेस्टर और रहते हैं, और उसके बाद आपका फाइनल ईयर में जब आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है बेसिकली, तब आपका गेट एग्जाम होता है। तो आप अगर देखें तो आपके पास अराउंड 4 सेमेस्टर्स होते हैं। दैट मीन्स यू हैव अराउंड 2 years।
तो बेसिकली कौस्तव जी यही कहना चाह रहे हैं कि सर मेजर जो प्रिपरेशन का फोकस होता है वो हमें रखना चाहिए लास्ट वाले टाइम पे, क्योंकि कॉलेज स्टडी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है, लेकिन हाँ हम ये कर सकते हैं कि सेकेंड ईयर से जब हम आते हैं बीटेक में तो थोड़ा बहुत जैसे हम सब्जेक्ट्स को साथ में कवर कर सकते हैं विद द ऑनलाइन मीडियम, क्योंकि कई बार प्राइवेट कॉलेजेस में कोई सब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से होता नहीं है, तो हम उनको कवर कर सकते हैं और जितना हमें टाइम मिलता है हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अपने कॉलेज की चीज़ों को भी मैनेज करें। क्योंकि सर अगर लाइक मिनिमम परसेंटेज नहीं बना हमारा PSU के लिए या फिर IIT में भी 65-75% मांगते हैं, तो अगर वो नहीं बना तो लाइक ये थोड़ा इशू हो जाएगा, तो उनका आई थिंक। तो कौस्तव ये भी है, मुझे याद आया कि आपकी फाइनल ईयर में बहुत अच्छी रैंक थी। हाँ। तो जैसे कॉलेज के साथ रहता है, हमेशा जनरली बच्चों का ये क्वेश्चन आता है कि सर हम कॉलेज के साथ अपनी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। सर कॉलेज भी रहता है, हमारे प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं, है ना, वो सारे सेमिनार्स भी अटेंड करने होते हैं और हमें प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। तो मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ आपने कैसे मैनेज किया? मतलब अभी बच्चों को क्या ही बताना, बच्चे तो ऑब्वियसली आपको फॉलो करेंगे कि हाँ हमारे सीनियर ने ऐसे फॉलो किया तो मुझे ऐसे करना। आपने कैसे किया था कॉलेज और गेट प्रिपरेशन को? सर जैसे मैं अगर अपनी बात करता हूँ तो मैंने जैसे कॉलेज में 6 सेमेस्टर से मैंने स्टार्ट किया था और मैं पूरा फोकस था गेट पे, तो मेरा टारगेट ही गेट था। तो मैंने कॉलेज में मैं इतना अच्छा या ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, मतलब मैं ठीक तरीके से मैं अपना काम कर लेता था और मैं पास हो जाता था और मतलब डिसेंट इनफ मेरा पॉइंटर बन गया कि जिससे कि मुझे दिक्कत ना हो कि मैं आगे चल के फर्दर स्टडीज़ भी कहीं करने जाऊँ तो मुझे आगे चल के कोई दिक्कत ना हो, या जो बेसिक जो क्राइटेरिया भी होता है PSUs का तो वो भी मीट हो जाए। तो मेरा कॉलेज में मैंने मतलब इतनी स्टडीज़ कर ली थी। बाद बाकी अगर मैं अपनी गेट की प्रिपरेशन की बात करूँ तो मैंने पूरा का पूरा अपना समय कॉलेज से लेके और फाइनल ईयर में भी मैंने पूरा अपना समय गेट को ही दिया, क्योंकि उस समय आप जानते हैं कि कोविड भी आ गया था। तो मैं जिस समय मैंने तैयारी करी थी, अगर मैं अपने फाइनल ईयर की बात करूँ तो मुझे इतनी दिक्कत हुई नहीं थी, क्योंकि उस समय ऑनलाइन क्लासेस चलती थी और ऑनलाइन जाना जरूरी नहीं था। हाँ, कॉलेज जाना ज़रूरी नहीं था। तो आपका एक तो कॉलेज जाना नहीं है तो आपका काफ़ी टाइम सेव हो गया, प्लस ऑनलाइन क्लासेस आप जानते हैं कि कैसे चलता है। ऑनलाइन क्लासेस में आप जस्ट लगा के आप छोड़ देते हैं और फिर या कॉलेज स्टडी लाइक ऐसे हाँ, ही ऐसे ही बच्चे होता है। पैरेलली तैयारी कर सकते हैं पहले सर। तो मतलब बहुत सारे लोगों के लिए मतलब कोविड एक बून की तरह मतलब साबित हुआ है कि काफ़ी उनको फ्री टाइम मिल गया। मेरे साथ भी ऐसा ही था, तो मैंने पूरा का पूरा अपना फोकस उस समय गेट पे दिया। फिर हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की, तो मेरे कॉलेज में जैसे काफ़ी कंपनीज आती थी, फाइनल ईयर में मुझे याद है काफ़ी कंपनीज आई थी, बट मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल ही फोकस था, प्लेसमेंट्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं था और मैं बिल्कुल ही गेट ओरिएंटेड अपना स्टडीज़ रखता था। तो मैं बिल्कुल भी किसी भी कंपनी में बैठा ही नहीं। ये सर वो सर बेसिकली उसी तरीके से जैसे एमटेक में कई बच्चे जाते हैं तो वो एमटेक में कोडिंग वगैरह सीख के और प्लेसमेंट वाली चीज़ों में चले जाते हैं, और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एमटेक में जाके पूरा कंपटीशन एग्जाम में ही लग जाते हैं, यानी कि PSU निकालना है मुझे, तो वो आपको चूज करना होता है। आपको चूज करना है ऑब्वियसली। नहीं, यहाँ से एक बहुत अच्छी सी चीज़ है जिसको सच में बच्चों को टेक अवे करना चाहिए यहाँ से। यू हैव टू बी फोकस्ड। आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते कि मैं कॉलेज में भी कॉलेज में भी अच्छे नंबर ला रहा हूँ, विच इज़ नेसेसरी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में भी पार्टिसिपेट कर लूँ, मैं कॉलेज का डांस कंपटीशन भी कर लूँ, रोबोटिक्स में भी पार्टिसिपेट कर लूँ, प्लेसमेंट के लिए भी अलग तैयारी हो रही है, मैं वो भी कर लूँ, गेट भी कर लूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं कॉलेज में, जैसे मैंने जितने भी प्राइवेट कॉलेज देखे हैं, मेरा कॉलेज के साथ मतलब पहले टाई अप थे तो उनमें देखे बच्चे मतलब रहते हैं, जितने प्राइवेट कॉलेज के बच्चे रहते हैं, तो कॉलेज ना लास्ट टाइम पे फाइनल ईयर में ये सोचता है कि मैक्सिमम बच्चों का प्लेसमेंट हो, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि बच्चों को फोर्स करते हैं कि हाँ आपको डायरेक्टली ये करना है। तो बच्चे भी बेचारे परेशान कि सर मैं अगर बाई चांस मेरा गेट में नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको दो नाव पे पैर नहीं रखने कि नहीं हमें ये करना है ये करना है। अगर मुझे गेट करना है तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि मुझे इसको निकालना है, मुझे एक अच्छी रैंक लेके आनी है, यही हमारा काम। ये छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं सर जो टॉपर तक पहुंचा देते हैं किसी को भी, और कई बच्चे एवरेज बन के रह जाते हैं। बेसिकली सर मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट होनी चाहिए कि आप दो काम एक साथ तो कर ही नहीं सकते, या तो आप जैक ऑफ ऑल बन जाइए या तो आप मास्टर ऑफ वन बन जाइए। मेरी तो सिंपल सी स्ट्रैटेजी यही रहती थी कि मैं एकदम फोकस था अपनी तैयारी में और मुझे पता था कि मेरा मतलब फाइनल गोल क्या है, तो मैंने इधर उधर ना देख के कि कौन क्या कर रहा है, किसका प्लेसमेंट हो रहा है और कौन किस अब डायरेक्शन में जा रहा है अपनी लाइफ में, मैंने अपने काम पे फोकस किया और फिर उसके बाद मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। तो सर जो सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन में, तो आई थिंक सिलेबस देखना, उसका एग्जाम पैटर्न देखना, तो लाइक आपका क्या पर्टिकुलर वे था उस एग्ज़ाम को समझने के लिए कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, तो मेरा क्या स्टेप्स रहने चाहिए इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, तो आपका क्या व्यू है उसके बारे में?
कैसे मतलब कैसे आपने सोचा preparation कि start मुझे किया था? ये सिलेबस है, ये मुझे डिफाइन किया है, या मुझे अपना कितना डेली आवर्स मुझे पढ़ना चाहिए, तो कैसे अपना स्टार्ट किया आपने अपने कुछ प्रिपरेशन बच्चों का अक्सर पहला क्वेश्चन ये होता है कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है, या और ये जब तो आपने सबसे स्टार्ट ज़्यादा किया था सर। तो किन सब्जेक्ट और- से स्टार्ट करना चाहिए एक जनरल स्टूडेंट को कि हाँ मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ? सर जैसे कि पहला जो क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और 12 घंटे पढ़ना चाहिए, 14 घंटे पढ़ना चाहिए, 16 घंटे पढ़ना चाहिए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कॉमन है कि जो पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से यही है कि आपको सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा, कि आपको पता होना पड़ेगा कि आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी सही है। बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा कि जो 10 घंटे पढ़ते हैं, किसी की कैपेबिलिटी 12 घंटे पढ़ने की भी होती है, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैं भी उस कैटेगरी में बिलोंग करता हूँ इनफैक्ट, कि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था। मैं अराउंड 6 to 8 आवर्स ही पढ़ता था मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ, लेकिन मैं मेक श्योर करता था कि मैं जितने भी घंटे पढूं मैं उसमें अपना बेस्ट दूं, मतलब इफेक्टिव स्टडीज़ में करता था। ऐसा नहीं था कि मेरे सामने अगर टॉम की बुक खुली हुई है तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि पीएसयू मिलेगा कि नहीं, लोगों का प्लेसमेंट्स हो रहा है, और मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मेरे दिमाग में अगर मैं अपनी बात करूं तो नहीं चलते थे। मैं बेसिकली अगर मेरे सामने टॉम की बुक खुली रहती थी तो मैं लिंक्स के बारे में, फ्लाईव्हील के बारे में और गवर्नर्स के बारे में ही सोचता था, मतलब इफेक्टिव स्टडीज़ मैं करता था। वो मैटर करती है सर। अच्छा कौस्तव, एक और चीज़, जैसे आपने प्रिपरेशन की, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गेट की प्रिपरेशन एक जर्नी, मुझे जो लगता है ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने 2 महीने प्रिपरेशन की और आपकी रैंक आ गई, या 3 महीने की। ये एक लॉन्ग जर्नी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को 1 to 1.5 ईयर देना पड़ता है। ऐसा शायद मतलब 2-3% वो भी सर 3 आवर्स में अगर थोड़ा तो हमारा हाँ, लक काम नहीं गया, हमने कुछ गलतियां कर दी, that's सिली why, मिस्टेक हाँ, कर दी, तो दूसरा टाइम भी देना Obviously, मैं पड़ेगा। तो दैट्स वाई मैं ये बोल रहा हूँ, ये एक जर्नी है, एक लॉन्ग जर्नी है। इस लॉन्ग जर्नी में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, कभी हम पढ़ते हैं, कभी हमें फ्रस्ट्रेशन आती है। तो वो जो बीच में कभी ऐसा होता है कि नहीं मेरा टेम्परामेंट हिल रहा है, मैं अब कैसे प्रिपरेशन करूँ, कभी ऐसा कंडीशन आया बीच में कि नहीं सर अब मैं यार पता नहीं क्या कर रहा हूँ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ आता है बीच में? सर किसी की रैंक अगर 1000 भी हो, या किसी की रैंक 1 हो, या किसी की रैंक 50 भी हो, तो हर एक जो एस्पायरेंट होता है अपनी प्रिपरेशन के दौरान अप्स एंड डाउन्स उसके आते ही हैं। मतलब मैं इसको ऐसे तरीके से देखता हूँ कि बेसिकली आपके लिए एक हर्डल्स की तरह है, कि आपको इन हर्डल्स को पार करना ही पड़ेगा। आप इसको समझ सकते हैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह, कि जो अप्स एंड डाउन्स है अगर आपको उनको पार करते जाना है और आपको आगे निकलते जाना है। मेरे साथ अगर मैं अपनी बात करूँ तो अराउंड सितंबर अक्टूबर तक मतलब मैंने इस बार जो मैंने अटेम्प्ट दिया था, मैंने अराउंड प्रिपरेशन स्टार्ट किया था अगस्त से, जुलाई या एंड या अगस्त में बोल सकता हूँ। तो 2-3 महीने मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छे से याद है कि अक्टूबर एंड में या नवंबर के समय, दिवाली के समय, मैं काफ़ी, मुझे लग रहा था कि काफ़ी मोनोटोनस हो गया है, कि मैं रोज़ सुबह उठ के वही काम कर रहा हूँ, रिपीटेटिव टास्क, ये सबको होता है क्वेश्चन कर रहा हूँ, simulation मैं में। ये कर रहा हूँ, फिर मैं कुछ पार्ट टेस्ट दे रहा हूँ, तो काफ़ी मेरे लिए मोनोटोनस हो गया था उस समय। मेरे इसी चक्कर में अराउंड मैं कहूँगा 10-15 या 20 दिन ऐसे ही चले गए थे। उसके बाद फिर मैंने जैसे ही देखा ना कि अब गेट के लिए इतने ही दिन बाकी हैं, तो वो जो एकदम से जो फियर था कि इतने ही दिन बाकी हैं, इसके लिए ये मुझे ड्राइव करते, मतलब इसने मुझे ड्राइव करने का काम किया कि नहीं अब समय आ गया है कि और अपनी मतलब टाइटन योर बेल्ट्स और तैयारी अब करना स्टार्ट कर देनी चाहिए फिर से वापस से तरीके से। सही। अच्छा, यहाँ पर इससे पहले कि बच्चे जो है ना गलत इंटरप्रेट करें कि अगस्त में तैयारी की और अच्छी रैंक आ गई, ये वो कौस्तव हैं जो इससे 1 साल पहले अंडर 1000 रैंक ला चुके हैं, है ना। फिर इन्होंने अगले साल जो प्रिपरेशन स्टार्ट की डेडिकेटेड, वो जुलाई अगस्त में की है। Yes, sir. तो ऐसा नहीं बोल सकते सारे बच्चों से, जो टीचर्स हम लोग जो बोलते हैं ना कि जितना जल्दी स्टार्ट करोगे वो आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा ही रहेगा। तो इस बच्चे की अगर मैं बात करूं तो ये अगस्त से तैयारी करके फरवरी में झंडे गाड़े नहीं बोलेंगे, तैयारी 3rd ईयर से चालू थी। थर्ड ईयर में अंडर 1000 रैंक आई, विच इज अप्रिशिएबल। कॉलेज के साथ रह करके मेंटेन करना, ड्रॉप आउट होने के बाद फिर से 6-8 महीने की प्रिपरेशन और डेडिकेटेड प्रिपरेशन। अभी ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि किन किन बारीकियों पे काम किया, मतलब चीज़ों को अच्छे से पढ़ा, यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ करके कुछ और भी कंटेंट मिल गए वो भी पढ़ा, यूट्यूब का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया इन्होंने। और कंप्यूटर के साथ खुद को हैबिचुअल करना, अपने घर में बढ़िया एप्पल पे काम करते हैं, लेकिन जहाँ पेपर देने जाएंगे वहां पर जो घिसा पिटा कंप्यूटर मिलेगा, ये इनका सर सबसे बड़ा तो ये आप अपने मुंह से बताओ तो ज्यादा। सर जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो लास्ट ईयर जैसे ही मेरी इस बार भी रैंक है अराउंड 11 आई है, तो लास्ट ईयर भी मेरी प्रिपरेशन ऐसी ही थी कि मतलब मैंने 3rd ईयर से स्टार्ट किया था, और मैं बिल्कुल आपको मैंने जैसे बताया था पहले कि मैं फोकस्ड स्टडीज़ करी थी मैंने। सो आई वाज ऑल सेट कि मेरी एग्जाम्स, मैंने काफ़ी टेस्ट सीरीज ली थी, टेस्ट सीरीज में मेरी रैंक अच्छी आती थी, अराउंड 10, 15, 20 में मैं रहता ही था। तो मुझे लग रहा था कि इस बार ही मैं रैंक ले आऊँगा, 2021 की मैं बात कर रहा हूँ।
पर उस समय क्या हुआ था कि मैंने जो घर पे मैं डिवाइसेस अपने यूज़ करता था, सो आई यूज़ टू यूज़ वेरी गुड डिवाइसेस, मीन्स आई हैड अ गेमिंग लैपटॉप एंड आई हैड अ वेरी रेस्पॉन्सिव माउस। तो मेरे पास माउस भी अच्छा था और मेरे पास लैपटॉप भी अच्छा था। तो मेरे जितने भी टेस्ट दिए मैंने सारे के सारे मैंने अच्छे ही मतलब कंप्यूटर पे या पीसी पे दिए हैं। तो जब मैं वहाँ पे गया एग्ज़ाम देने के लिए, इसके पहले मुझे सीबीटी का ऐसा आइडिया था नहीं कि मैंने 2017 में जेई दिया था, तो उस समय जेई पेन पेपर बेस्ड होता था। तो मेरे लिए ये पहला कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फर्स्ट था। एक्सपीरियंस था। तो मेरा जैसे ही मैं एग्ज़ाम देने गया तो एग्जामिनेशन सेंटर में मुझे काफ़ी कंप्यूटर में दिक्कत होने लगी। जो वहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर होता है उसका जो कंप्यूटर होता है बेसिकली वो इतना अच्छा होता नहीं है। वो लोग बेसिक से आपको कंप्यूटर देते हैं, और जो माउस भी दिया जाता है आपको वो भी इतना रिस्पॉन्सिव होता नहीं है। और आप सर जानते हैं कि जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है वो कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपकी, क्योंकि गेट इज़ I would say 90% is numericals, right? And 10% or 20% is theory part. So numericals में जो NATs थे मेरे, तो कैलकुलेटर में मैंने काफ़ी मतलब यूज़ करने में मुझे दिक्कत हो रही थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 55 इंटू 28 फॉर इंस्टेंस, तो मैं जैसे ही 55 क्लिक कर रहा था तो 55555 काफ़ी बार दब जा रहा था, और इसके कारण मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने 2 बार तो कंप्यूटर भी चेंज किया, लेकिन जब थर्ड टाइम मैंने बोला कि इसमें मुझे दिक्कत हो रही है तो उन्होंने भी चेंज करने से मना कर दिया। तो मेरा इसमें ही अराउंड इसमें भागा दौड़ी में ही और इसमें ही यूज टू होने में ही कंप्यूटर से और मेंटल प्रेशर सर, आप इंडिया लेवल एग्जाम में कम्पीट कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर खराब हो जाए तो मेंटल बहुत बड़ा सेटबैक लगता है कि यार मैंने सब कुछ सही किया, ये छोटी छोटी चीज़ों के कारण मैं रुक रहा हूँ। तो मेरा 1 घंटा मुझे अच्छे से याद है, अराउंड 55 मिनट्स इसी में ही चला गया, मतलब यूज टू होने में। तो उसी चक्कर में मेरे जो 1 घंटे में मैंने काफ़ी सवाल अटेम्प्ट किए थे शुरू में, वो काफ़ी गलत चले गए। एनईटीज मेरे न्यूमेरिकल आंसर टाइप जिसमें आपको एक ही बार आपको आंसर निकालना होता है और आपको कॉन्फिडेंट के साथ मारना होता है कि नहीं भाई आंसर ये है, तो वो वाले काफ़ी मेरे गलत चले गए। तो मेरी रैंक 942 आ गई थी। 73-74 मेरे अराउंड कुछ मार्क्स थे लास्ट टाइम। तो फिर नेक्स्ट टाइम आपने मतलब इसी के लिए, ये बहुत मतलब ये होता है ना कि जब हम कोई किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे करना ही है, इसके बाद इनको इस चीज़ का फील हुआ कि नहीं यार मैं बहुत अच्छे सिस्टम को यूज़ करता हूँ और वहाँ पे उस लेवल का सिस्टम नहीं मिलता है, तो इन्होंने जानबूझ के स्लो सिस्टम खरीदा और स्लो सिस्टम पे खुद प्रैक्टिस की ताकि मैं गेट के एग्ज़ाम में जाके बहुत अच्छा कर पाऊँ। या सर आपको सर वो सारी जो सिचुएशन है अडेप्ट करनी पड़ेगी, लाइक वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्या है, हर चीज़ आपको अडेप्ट। मैं शायद पहले स्टूडेंट से मिल रहा हूँ जिसने, हम लोग सजेस्ट करते हैं पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो, फिर शीट्स बना लो, टेस्ट दे लो, एटमॉस्फेयर जियो। लेकिन इस लेवल तक एटमॉस्फेयर जीना कि घटिया कंप्यूटर खरीद के उसमें टेस्ट देना, ये दिखाता है कि डेडिकेशन लेवल कितना है। सर वो आपको अडेप्ट करना ही पड़ेगा सिचुएशन, लाइक अगर उसेन बोल्ट भी 100 मीटर दौड़ते हैं तो उनको प्रैक्टिस करनी होती है उसी में। अब वो जिम में दौड़ के 100 मीटर नहीं दौड़ सकते हैं। Exactly. बहुत ज़रूरी है, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, जितने भी लोग सुन रहे हैं इस बात को, कि यार पागलपन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के पीछे, कि मैं पागल हूँ मुझे ये काम करना है। और अगर इस हद तक आप पागल हो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर वो रैंक आनी आनी श्योर है। और ये चीज़ आपके सामने प्रूफ है, आपने देखा कि हाँ इन्होंने किया और इन्होंने रैंक ला के देखा। आपको भी अगर हाँ सर, जैसे कि मैंने भी देखा है कि काफ़ी लोग जो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स हैं, जो आगे के भी हैं 2023 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, मैंने देखा है आप लोग भी काफ़ी बताते ही हैं अपने सेशंस में कि वर्चुअल कैलकुलेटर हो गया और ये सब टेस्ट सीरीज़ हो गई, ये सब कितना बड़ा मेजर पार्ट प्ले करती हैं, कि कंप्लीटिंग द कोर्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, और ये सब चीज़ें भी अपना ही बहुत बड़ा पार्ट है इनका भी। मैं क्या बोल रहा था, हाँ कट कर देते हैं, 1 सेकंड सर, 2 सेकंड बाद में रिसीव करूँगा, कट कर दीजिए, वो अपने आप हो जाएगा। कि जैसे मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग वर्चुअल कैलकुलेटर और इन सब चीज़ों को इतना रोल प्ले करते नहीं है। तो इसका मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको एक फॉर इंस्टेंस कहते हैं कि आपको एक स्पेसशिप डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो आप ग्रेविटी को बिना कंसिडर किए अगर स्पेसशिप अगर आप डिज़ाइन कर लेंगे तो आप फेल होंगे ही। तो ये वही बात है कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस ना करें और आप सोचें कि वहाँ जाके आप बहुत अच्छा काम कर देंगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि बाकी सारी चीज़ें भी आप सही करिए, लेकिन आप ये जो छोटी चीज़ें होती हैं ना, कि शॉर्ट नोट्स बनाना, वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना और अच्छा एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड करना, तो यही चीज़ आपको एक 500 रैंक 100 रैंक से लेके आपको टॉप 20
टॉप 10 यहाँ तक लेके जा सकती है। जो ऑलमोस्ट सर चीज़ें होती प्रिपरेशन सबकी सेम होती है, हम्म। मतलब लाइक जैसा इन्होंने बताया इनकी 952 के आसपास रैंक थी, एंड जो माई फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें मैंने 478 के आसपास रैंक थी। प्रिपरेशन उसमें भी सेम थी, मैंने भी लास्ट एमटेक के साथ लास्ट 3 मंथ में ही प्रिपरेशन करी थी दोबारा। बट वही है कि जो वीकनेस थी फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्हीं को बस एलिमिनेट किए थे सेकंड अटेम्प्ट में, तो वही मेजरली इन्होंने किया है। ये वीकनेस ही कई बार आपको बहुत नीचे ले जाती है, तो आपको लाइक उनको हटाना। कौस्तव एक चीज और बताइए, Yes, sir. जहाँ पर सारे बच्चे लैग कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं वो ये डिसाइड करने में कि रिसोर्सेज कहाँ से लें। उनका गेट की तैयारी करनी है, डिसाइड कर लिया, लेकिन उस 6-8 महीने बर्बाद कर देते हैं। क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, न्यूमेरिकल के लिए क्या कर लें सर, आपने पढ़ा दिया और क्या कर लें सर, इंस्टीट्यूट इन केस ज्वाइन करना है, सेल्फ स्टडी करनी है कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कोई ज्वाइन करना है इंस्टीट्यूट तो वो उसमें PhD करने बैठ जाते हैं। तो कितना टाइम एक सक्सेसफुल कैंडिडेट ने बर्बाद किया वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप लोग फीलिंग कैप्चर करने की कोशिश करिए, वरना लिटरली मत ले लीजिएगा वर्ड्स को कि कोई बच्चा आज ही जाकर के मम्मी पापा को पकड़ ले कि हमको भी एक कंप्यूटर अच्छा वाला दो और एक घटिया वाला दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग, डेडिकेशन चाहिए, पागलपन चाहिए, वो कॉपी करिएगा। तो कौस्तव ये बताइए कि जो जनरली बच्चे भटक जाते हैं, आजकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बुक्स भी, इंस्टीट्यूट्स भी, तो बच्चे को कितना टाइम वेस्ट करना चाहिए और कैसे कैसे फोकस करना चाहिए कि भाई बस एक चीज पे हाथ रख दिया और इसके साथ चलना है एक साल। What was your thought in this? सर जैसे मैं अगर अपनी मैं बात करूं तो मेरा बेसिक स्ट्रैटेजी ये रहता था कि मैं किसी टीचर को एक फॉलो करता था, मतलब मैंने जिनको फॉलो किया है मैं उनको ही एंड तक फॉलो करता था। प्लस अगर आप देख रहे हैं कि आपने कंप्लीट कर लिया है उनसे पढ़ के और फिर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और आप उसमें अटक रहे हैं, तो आप फिर और जाके आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, और आप टेस्ट सीरीज में भी आप बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं देख के। तो आपको मतलब एक हद तक ही जाना है, आपको PhD करने तक नहीं जाना है। आपको मतलब इतना आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप गेट लेवल के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, और थोड़ा सा गेट के ऊपर लेवल का भी आप कोशिश करिए कि अराउंड 20% 25% ऊपर चले जाइए, इन केस की अगर बहुत टफ सवाल आ गया तो भी आप उसको डील कर सकते हैं अच्छे से। अक्सर मतलब बच्चों का यही रहता है, बच्चे क्या करते हैं, अभी रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल सर। तो बच्चे क्या करते हैं कि मुझे जो लगता है, मेरा पर्सनल फीलिंग ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं दे ऑल आर गुड, सब लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं। किसी का पढ़ाने का तरीका कुछ और है, किसी का पढ़ाने का तरीका कुछ और है। कंटेंट ऑलमोस्ट सर सेम ही कंटेंट है। लगभग अगर मैं बात करूं तो सब पढ़ा रहे हैं, कोई किसी चीज़ को बहुत अच्छे से आपको समझा देता है, कोई किसी और चीज़ को अच्छे से समझा देता है, बट सब पढ़ा। बट बच्चों का मैं देखता हूँ कि जैसे उन्होंने FM पढ़ना शुरू किया तो FM एक चैनल पे देखेंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर वो कंपेयर करते हैं कि इन सब ने ये वाला टॉपिक छोड़ा है, इन सब ने ये वाला ऐसे किया है। वो ये भूल जाते हैं कि उनको गेट क्लियर करना है, हाँ। उनको पढ़ना है, उनको नहीं सर, क्रिटिक नहीं बनना है। उनका बेसिकली वो रोल प्ले हो जाता है कि जैसे फ्यूचर में उनको कोई कोचिंग खोलना है और किसको हायर करूं मैं। तो वो मेरा जस्ट आपसे यही सजेशन है कि आप लोग किसी एक रिसोर्स को, जैसे कौस्तव ने बोला कि नहीं, किसी एक को करना है और किसी एक को ही करते रहना है जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होता है ना। बाकी जो चीज़ें हैं, ऐसा हमेशा होता है कि जब भी आप क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है कि अगर 100% करने बैठ गए तो एक ही सब्जेक्ट में पता चला 400 आवर्स लग रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। तो इस वजह से होता क्या है कि हाँ, उतना पढ़ो जितना आपको गेट के लिए ज़रूरत है, और Focus उसके बाद to the अपना ना point. प्रैक्टिस करना शुरू करो। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक नई चीज़ें मिलेंगी और वो नई चीज़ों को आप और बेसिकली implement सर कर इस सेशन में हमने ओपन लाइक सबके व्यू हमने डिलीवर किए हैं। हम कौस्तव जी से लाइक आने वाले फ्यूचर में हम प्लान करेंगे कि वो इंडिविजुअल अपना कुछ जो व्यूज़ है वो शेयर करें, जिससे आपको कंप्लीट आप उनको सुन पाएँ। ओके, अभी जैसे हम इस सेशन का मेनली हमारा मोटो ये था कि आपको टोटली हमारे व्यू भी ऐड हो, हमारा एक्सपीरियंस ऐड हो, जो लास्ट ईयर का सर का एक्सपीरियंस है और जो न्यू है उनका एक्सपीरियंस, जो मिक्स होकर आपको एक डायरेक्शन मिले। फिर आपको खाली कौस्तव जी को भी सुनने को मिलेगा, आने वाले कुछ हम प्लान करेंगे जैसा। कौस्तव, मुझे एक और क्वेश्चन है कि जैसे जनरली होता है कि जब टेस्ट सीरीज की बात आती है तो फिर से वही चीज़ आती है कि मुझे मैं 5-6 टेस्ट सीरीज ले लेता हूँ, फिर मैं कितने दूंगा, क्या करूँगा। तो मेरे ख्याल से कितनी टेस्ट सीरीज पे उसको वर्क करना चाहिए, कितनी टेस्ट सीरीज उसको देनी चाहिए? सर ये भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सर कि जो कोर्स काफ़ी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप जो भी आप स्टडी मटेरियल आप फॉलो करते हैं, फॉर इंस्टेंस कि आपने किसी की मतलब टेक्स्ट बुक आप सॉल्व कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो आपने वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपने जो भी चीज़ें थी PYQs भी कर लिए, सब कुछ आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं कि मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि आप टेस्ट सीरीज उसके बाद लीजिए आप, और उसके बाद जो पार्ट टेस्ट होते हैं ना और जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं आप सारे दे दीजिए। फिर आप देख रहे हैं कि आपने एक टेस्ट सीरीज के सारे सब्जेक्टिव टेस्ट दे दिए हैं,
उसके बाद आप दूसरी चीज़ के लिए ऑप्ट करिए। तो मेरा तो यही रहता था कि हाँ, वो सारे खरीद के नहीं हाँ। रखना है वो कि यार उसने मेरे फ्रेंड ने वो खरीदा है तो मैं भी खरीद लेता हूँ। बहुत सारे यूज कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत सारे सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 5 या 6 टेस्ट सीरीज खरीद लेते हैं और उनका कोर्स कंप्लीट होता है जनवरी में, तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। तो जिसका कोर्स पहले कंप्लीट हो गया है, मेरे हिसाब से 2 या 3 टेस्ट सीरीज अगर आप लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन एनफ एंड इट विल गिव यू अ वेरी गुड रैंक, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं टेस्ट सीरीज में और आप पार्ट टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, फुल टेस्ट सारे देते हैं तो आपको मोर और लेस आइडिया लग जाता है और आप हर तरीके के सवाल से आप मतलब एक बार वाकिफ़ हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे मतलब अभी तक जो हम लोगों ने बात की है, जो मुझे अभी तक पॉइंट मिला है, एक तो आपके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कब प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा आपके लिए पागलपन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिसको तैयारी कर रहे हैं उसके पीछे कितने पागल हैं कि वाकई में आपको ये चाहिए भी या नहीं चाहिए, या आप ऐसे ही कर रहे हैं कि नहीं मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि आपका जस्ट जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ मुझे इसका इस सब्जेक्ट का ये रिसोर्स चाहिए, इसका ये चाहिए, इसका ये चाहिए। चौथा पॉइंट जो कौशल ने बताया वो ये टेस्ट सीरीज इसके लिए। पांचवा पॉइंट जो मुझे समझ में आया वो वर्चुअल कैलकुलेटर। 6 पॉइंट जो मुझे समझ में आया वो शॉर्ट नोट्स जो अभी तक मुझे समझ में आए हैं। और एक और पॉइंट कौशल ने बीच में बोला था कि टेम्परामेंट बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में आपके पास हर्डल्स आएंगे, आपको टेंशन होगी, आपको लगेगा कि यार मैं लैग कर रहा हूँ या मैं क्यों प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे आपको टेम्परामेंट बना के रखना है कि मुझे इसलिए करना है, मेरा एम ये है। तो अपना एम जो है ना वो बिल्कुल एकदम स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं इसको करना चाहता हूँ तो मैं इसलिए करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ। ठीक है, तभी आप अपनी एक बहुत अच्छी रैंक को अचीव कर पाएंगे जितने भी लोग हैं। अच्छा, बाई चांस जस्ट कौस्तभ ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग होते हैं इसमें जैसे आपने जब प्रिपरेशन की होगी तो मेरे ख्याल से आपके साथ जितने भी स्टूडेंट्स होंगे बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो इसमें ग्रुप का भी कोई बहुत बड़ा रोल होता है कि नहीं मेरे जो ग्रुप है वो अच्छा होना चाहिए, या ठीक है अपने आप को एक रूम में बंद करो और वैसे प्रिपरेशन करना सर वो मेरे हिसाब से पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लोगों को अपना काम मतलब अपना काम करने के लिए भी उनको पीछे से एक फोर्स चाहिए होता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो ग्रुप में काम करने वाले होते हैं कि वो देख रहे हैं कि 4 लोग पढ़ रहे हैं तो ही वो पढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं लोन वुल्फ कैटेगरी के कि जिनको पता है कि उनको क्या करना है और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूँ कि मैंने इतने लोगों से ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं था। मेरे साथ वैसे बात करें तो थर्ड ईयर में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो काफ़ी लोगों ने मेरे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करी। जैसे जैसे सर आपने पहले बताया था कि मैराथन है ये, तो जैसे ही मैराथन आगे बढ़ती है ना तो बहुत सारे लोग बीच में, मेरे भी काफ़ी दोस्त थे, तो गिव अप कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मैंने अपने साथ जिन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी, अराउंड मुझे याद है 15-20 पीपल थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होते गए मैराथन में, और फिर आखिरी तक फिर मैं ही बचा। तो फिर मैंने अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर मैंने आपको शुरू से ही बोला है कि ये ना एक बहुत बड़ी, बहुत लंबी जर्नी होती है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं आपको पहली बार में ही सक्सेस मिल जाती है ना। आप कुलदीप सर को देखिए, कुलदीप सर ने पहले रैंक लाए, फिर 29 लाए, उसके बाद भी अभी एएस की प्रिपरेशन में लगे कॉन्टिन्यूसली। तो ये बहुत लंबी जर्नी है ना। और इस जर्नी में हमेशा कभी हर्डल्स आते हैं, कभी खुशी होती है, कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार लीव कर देते हैं, कुछ और करते हैं, है ना। आप हमेशा जस्ट इसको करते रहिए। हाँ कुलदीप सर, आप कुछ बोल रहे थे। बेसिकली यही है कि सर मतलब मेरे हिसाब से जितने भी जो अच्छी रैंक लेके आते हैं स्टूडेंट्स, उनका जर्नी और उनके जो एग्ज़ाम है, उनका लाइफ जो उनको टेस्ट करती है वो ऑलमोस्ट लगभग सबका सेम होता है। मतलब कई बार स्टूडेंट को लगता है कि मैं 15 डेज में बीमार हो गया हूँ तो मेरी प्रिपरेशन बाकी से पीछे रह गई है। तो ऐसा सिचुएशन ऑलमोस्ट सबके एक बार तो आती है, ओके। बट कई जो रिवाइव करते हैं, जो डिफ़िकल्ट पीरियड को रिवाइव करके वापस अपना जो रूटीन है उस पर आते हैं, तो वही सक्सेसफुल हो जाते हैं। और बाकी जो गिव अप कर देते हैं तो वो हटते रहते हैं। और मेनली सर जो एग्ज़ाम है ये, अगर हम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की इंडिया में बात करें तो ये रिजेक्शन, हम बोलते हैं ना सिलेक्शन होगा एग्ज़ाम में, ये मेनली रिजेक्शन एग्ज़ाम है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर बेसिकली लाखों बच्चों में से कुछ बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो उनको तो मैक्सिमम को रिजेक्ट करना है। तभी तो वो ऐसे क्वेश्चन डालते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने से इतने बच्चे रिजेक्ट हो जाएंगे। उनको सिलेक्शन तो कुछ बच्चों का करना है। तो मेनली ये एग्जाम रिजेक्ट करने के लिए बनाए हुए हैं। सिलेक्शन तो कुछ ही बच्चों का होता है। अगर मान लो 1 लाख में से 90,000 बच्चों का हम सिलेक्शन कर रहे होते किसी चीज़ के लिए, तब वो सिलेक्शन एग्जाम होता है। तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम को तो रिजेक्ट ही करना है, ओके। तो आप लोगों को बस उस सिलेक्शन वाली कैटेगरी में आना है। और वो तो वही पर्सन आ सकते हैं जो लाइक जिनमें डेडिकेशन हो, पंचुअलिटी हो, एक अपनी लाइफ में कुछ करने का वो हो कि मुझे करना है, आग होनी चाहिए लाइक कि यार मुझे करना है अपने लिए, केवल अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। आप मतलब किसी को प्रूव करने के लिए करोगे वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल अपने आप को कि मुझे
इतना काबिल बनना है अपनी इस पर्टिकुलर लाइफ में और इतनी चीज़ें अचीव करनी है, तो वो आपके अंदर आग होनी चाहिए, और वो जिसके अंदर होती है आई होप सो सर सब लोग अचीव करते हैं अपने ड्रीम। तो कौस्तभ, आई थिंक हम लोगों ने लगभग सारे डायमेंशंस को कवर किया है। कोई एक ऐसा चलते चलते लास्ट वाला टिप जो आप अपकमिंग बच्चे जिन्होंने अभी गेट स्टार्ट किया, अच्छा 2 तरीके के बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक वो जो आज पहली बार गेट के लिए स्टार्ट करेंगे, और कुछ ऐसे बच्चे भी जो गेट 2022 में तैयारी तो किए थे बट कहीं कहीं पर गलतियां कर दी हैं। तो इन दोनों कैटेगरीज को जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे आप ही के हम उम्र बच्चे, तो वो अपनी गलतियों को कैसे एनालाइज करें और क्या सीखें, आगे बढ़ें या वो थक के छोड़ दें, और जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं इन दोनों कैटेगरीज को अगर आपको सजेशन देना चाहें तो। सर जैसे कि जो पहली कैटेगरी की आपने बात करी कि ऐसे बच्चे की जिन्होंने आज तक कभी गेट का नाम अभी सुना है और अभी वो स्टार्ट करेंगे, तो इन लोगों के लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लोग शुरू में बेसिक से स्टार्ट करिए। और आप कभी भी, मैं काफ़ी लोगों को देखता हूँ कि वो क्वेश्चंस पे काफ़ी जल्दी जंप कर लेते हैं, तो आपको पहले कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करना है। मतलब ये बेसिकली जो आपकी प्रिपरेशन है वो टेस्ट मैच की तरह है। सर ने बोला मैराथन, मैं टेस्ट मैच बोलूँगा इसको कि मैराथन और टेस्ट मैच मतलब ले देखिए लंबा गेम है ये। तो आप पहले अपनी इनिंग्स बिल्ड करिए, काफ़ी बॉल्स खेलिए, इनिंग्स बिल्ड करिए, उसके बाद फिर आप कि आप स्टार्ट करिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसा नहीं फर्स्ट बॉल में टेस्ट में जाते 6 मार रहे हैं और फिर बोल्ड हो गए, फिर बैठ गए कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, तो कंसेप्ट बिल्डिंग आपने उसके बाद कर ली, उसके बाद फिर आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपको कोर्स काफ़ी जल्दी कंप्लीट करना है। नवंबर के एंड तक आपका डेडलाइन होना चाहिए मेरे हिसाब से किसी भी स्टूडेंट का, कि नवंबर के एंड तक आपको कोर्स किसी भी हालत में कंप्लीट करना ही है, क्योंकि उसके बाद आपको अराउंड 2 मंथ्स कहूँगा मैं कि आपको मिलते हैं टेस्ट सीरीज और वगैरह से, फुल टेस्ट और टेस्ट सीरीज के लिए। तो आप 2 महीना आपको रिगरस मतलब टेस्ट सीरीज अच्छे से देना है, तभी जाके आप सोच सकते हैं कि आप वहाँ पे अच्छा रैंक लेके आएंगे, क्योंकि आपको उस सिचुएशन में अपने आप को काफ़ी डालना होगा। एंड एक और चीज़ मैं कहूँगा कि जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं कि उनको प्रिपरेशन के समय से ही, जब से स्टार्ट आप कर रहे हो ना, तो आपको अपना माइंडसेट और टेम्परामेंट सही रखना है। कि इंडिया बहुत, मेरे हिसाब से कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है ना कि इसमें अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो बहुत सारे बच्चे देते हैं। आपको नहीं पता कि कौन सी गली में कौन सा बच्चा पढ़ के क्या पढ़ रहा है और उसका कितना प्रिपरेशन हो गया है। तो आपको बहुत अच्छा होना पड़ेगा अपने फील्ड में और अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ेगा, किसी से कंपेयर नहीं की वो 10 आवर्स पढ़ रहा है मैं कितना पढ़ रहा हूँ, और उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप कितने आवर्स पढ़ रहे हो। सेकंड कैटेगरी रह गया जो बच्चे साथ अभी तैयारी किए थे और रैंक अच्छा नहीं आया है, सो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। आपके सामने लाइव एग्जांपल है, अंडर 1900 समथिंग रैंक से टॉप 10 रैंक में आना, आई थिंक 11 रैंक है, 11 को मैं 1 ही मानता हूँ, क्योंकि सर ये 1 2 3 4 इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत 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 कम रहते हैं। हार्डली 1-2 क्वेश्चन, सर ये एक क्वेश्चन का डिफरेंस है, हार्डली 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस। तो बच्चे जितने भी लोग अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने मेरे ख्याल से अभी ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए हैं यहाँ पे अड्डा में ये सब स्टार्ट किए हुए, और 3 मंथ पहले की बात है, उससे 3 मंथ पहले मैं आपसे बात करता था, हम लोगों ने बात की थी और हम लोगों ने एक बड़ी एक टीम बनाने की कोशिश की और हमने जो भी टॉप लोग थे उनको उठाया। और फिर मेरा जो बेसिक मकसद था वो ये कि हाँ, हमें एक अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ जाना है। बच्चे जनरली होते हैं, जैसे दोस्तों आप होंगे तो कहीं पे आपको ऐसा, जैसे आपने बताया कि मैं सर एक बहुत अच्छी फैमिली से हूँ, तो मुझे वैसी कोई इशू नहीं है। और जब आप बीटेक में थे तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कभी फीस की वजह से रह गए होंगे कि नहीं सर मेरे पास अगर फीस होती तो मैं वाकई में मैं भी एक ऑनलाइन क्लास लेता, अच्छा खासा फीस पे करता और आराम से एक जगह बैठ के पढ़ता। तो हमने ना इन चीज़ों को एनालाइज़ किया, और एनालाइज़ करने के बाद वैसे तो हम लोग भी मतलब कई जगह पे और पहले भी कहीं पे पढ़ाते रहे, और कुलदीप हमारे साथ आए कि सर मैं हमेशा से बच्चों की मदद करता हूँ, और इन्होंने बताया भी कि मेरे पास अभी 15,000 बच्चे हैं जिनको मैं कॉन्टीन्यूसली टच में हूँ, जिनसे बात कर रहा हूँ। तो मैं भी चाहता हूँ कि इस रिवॉल्यूशन में हम लोग ऐड, तो हमने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया कि हाँ, एक अफोर्डेबल एजुकेशन बच्चों को दिया जाए। आपसे मैं राय जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा वाकई में बीटेक में आता है? जैसे मेरे टाइम पे ऐसा था, बहुत सारे बच्चे, क्या ऐसे में वाकई में होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वाकई में फीस की वजह से सोचते हैं कि चलो यूट्यूब से कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं? सर आपने बिल्कुल सही बात कही है कि इंडिया मतलब इतनी अमीर कंट्री में आता नहीं है। हमारी कंट्री में मोस्टली जो लोग होते हैं वो मिडिल क्लास होते हैं, मतलब कि काफ़ी चीज़ों के लिए उन्हें सोचना पड़ता है। मेरे कॉलेज में भी काफ़ी मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि जो कि इतने फाइनेंशियली मतलब अच्छे नहीं थे वो, और उनको काफ़ी सोचना पड़ता था कि उनको कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उनके लिए काफ़ी मतलब टफ हो जाता है ये चूज़ करना कि सर मैं एक चीज़ ऐड कर देता कि क्या बोल रहा था, आपको कैमरा के सामने एक तो भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं।
आप यही बोल रहे हैं ना कि क्या उनके बोल लिए रहे थे? टफ हो जाता है, तो ऐसे हाँ, प्लेटफॉर्म जैसे मैंने बोला ना कि मेरी फुल फ्लेज गेट पे फोकस था मेरा, तो वो चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको प्लेसमेंट में बैठना ही पड़ेगा। तो बोल दो अभी। हाँ हाँ ठीक है, अभी और वो इसीलिए टाइम भी बर्बाद करते हैं, टाइम भी बर्बाद कौन करते सी हैं। कोचिंग कर लें, क्या कर बिल्कुल, लें बिल्कुल। कि मेरा पैसा गलत ना चला जाए। हाँ, हाँ, तो बहुत मत सोचो, एक का हाथ पकड़ो और चले जाओ आगे, दैट्स इट। ये उनको बता देना, वरना ये भी चला हाँ, जाएगा उसमें। क्योंकि हाँ। टीचर नहीं वो हो जाएगा, जो भी ये है ना टीचर तो आपको सपोर्ट कर रहा है, अंतिम में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा वो इस बंदे की मेहनत पर डिपेंड करता है, वो बच्चे पर डिपेंड करता है। हाँ, तो क्या बोलूं मैं अभी? हम लोग इस पे थे कि मैं एक बात करना, मैं जब कॉलेज में फीस पढ़ता था, वाली तो बात मेरे है। सामने भी हाँ, बहुत हाँ, सारे हाँ। ऐसे- तो शुरू से बोल। मैं स्टार्ट करता हूँ। नहीं इन्हीं को बोल दो, आपका सही था, आपका सही था, इन्हीं को बोलना है। कि सर आपने सही बात कही थी कि जैसे कि मैं भी अपने कॉलेज में देखता था कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे तो जिनको सही में मतलब घर से प्रॉब्लम थी कि वो इतने पैसे नहीं पे कर पा रहे थे। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने फुल फ्लेज गेट के ऊपर ही फोकस किया था, बट ऐसे जो बच्चे थे जिनके पास इतने मतलब रिसोर्सेज नहीं थे, घर में फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं थी, तो वो लोग इतना गेट पे फोकस करके नहीं मतलब थे, और उन्होंने मतलब यूट्यूब पे या और भी जगह पे उन्होंने मतलब जैसे आप बात कर रहे थे कि भागा दौड़ी करके उन्होंने तैयारी वैयारी करी है। तो मेरा तो सजेशन ऐसे बच्चों को ये रहेगा कि आपको किसी भी तरीके से अगर आपसे पॉसिबल है तो आप ज़्यादा मत सोचिए, और आप किसी भी अगर आप कहीं से भी आप मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप रादर देन कि आप टाइम किल करें अपना 50 जगह पे रिसोर्सेज देखने से, आप एक जगह का किसी का भी हाथ पकड़िए और आगे निकल लीजिए। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि एवरी पेनी एवरी पेनी गिवन इन एजुकेशन विल रिटर्न यू $1। बड़ी बात वही बोल दी। बिल्कुल परफेक्ट सर, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है तो उसमें सर आपको रिटर्न मिलता ही है, मिलता है हमेशा। हमेशा। तो बच्चे आपके लिए जस्ट यही है कि दोज मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो आप हमारे एज ए स्टूडेंट, आप इनके एज ए जूनियर जितने भी हैं, तो एक टीचर का यही सजेशन रहता है कि दोज हु वांट, जिनको लगता है कि सर मैं एक कस्टमाइज स्टडी में बिलीव करता हूँ, मैं यूट्यूब पे यहाँ पढ़ूंगा, जैसे जो स्टार्टिंग वाले बच्चे होते हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं उनको शायद उतना इशू ना हो, लेकिन जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनको ये इशू आता है कि व्हाट टू चूज, कहाँ से यूट्यूब से मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो आप चाहें तो इस अफोर्डेबल एजुकेशन की तरफ भी आ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम कुछ और करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू, मतलब ऐसा कोई, लेकिन आपको टाइम नहीं खराब करना आपको चाहिए, टाइम नहीं खराब करना अभी चाहिए, से स्टार्ट कर देना चाहिए टाइम। कस्टमाइज स्टडी पे जाना है कि हाँ सर मैं प्लानिंग पे जाऊंगा, मैं डेली 4 आवर्स पढ़ूंगा, फिर 4 आवर्स पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करूंगा। तो और बाकी सर मैं यही ऐड करना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंट को लाइक हो सकता है कौस्तव जी को पर्सनली सुनना है, केवल कौस्तव जी की स्ट्रेटजी, उनका जो प्लानिंग है प्रॉपर वे में गेट 2023 के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए वो सजेशन देंगे। तो हम प्लान करेंगे उनके साथ एक वीडियो, केवल वो आए। ये सेशन इस वजह से था कि हम चाहते थे कि जो एक्सपीरियंस है इतने सारे स्टूडेंट्स को इतने ईयर से जो गाइड कर रहे हैं जो टीचर्स, और उसके साथ में जो कौस्तव जी जो न्यू अभी इन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, सबका एक्सपीरियंस आपको मिले इस एग्ज़ाम के रिलेटेड। तो उनको जो सुनने का है वो भी आपको हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे आने वाले टाइम में। और कौस्तव कोई फाइनल मैसेज आपकी तरफ से जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए, कुछ फाइनल अगर आपको दिमाग में आ रहा हो तो? सर मेरे तरफ से जो भी अभी एस्पायरेंट्स है, फ्यूचर के जो एस्पायरेंट्स है 2023 के, तो उनके लिए मतलब मेरे लिए फाइनल मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपको प्रोसेस पे बिलीव रखना है अपना, आपको अपना प्रोसेस सही से मतलब एग्जीक्यूट करना है। आप फाइनल रिजल्ट को बिना देखे अपने प्रोसेस में बिलीव रखिए, अपना काम तरीके से करिए। मोर ऑफन देन नॉट आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कि आपने मेरी स्टोरी से भी आपने देखा कि मैंने लास्ट ईयर भी आई डिड द प्रोसेस राइट, बट समहाउ लक पुल्ड मी एंड I wasn't able to get the rank which I aimed for, but this time I did the same thing again. I did the process right and eventually I got the results. तो इस बार मैंने प्रोसेस सही से किया था लास्ट ईयर की तरह ही। तो आप अगर प्रोसेस करेंगे तरीके से एग्जीक्यूट तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सेकेंड इज़ कि आपको सर जैसे कि ये इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपको टेम्परामेंट भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। टेम्परामेंट बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है मेरे हिसाब से, और आपको सीखना ही पड़ेगा कि आपको प्रेशर सिचुएशंस में कैसे अपने आप को मेंटेन करना है, और एग्जामिनेशन हॉल में अपना काम और कंपोजर कैसे मेंटेन करना है। एंड एक बार ये एटीट्यूड सीख गया ना तो जिंदगी, गेट तो जस्ट एक एग्जाम है, जिंदगी के सारे एग्जाम। यस सर, बिल्कुल। या और सो
फाइनली हम इसको कंक्लूड करते हैं। ओके, सर ने वैसे भी एक बार कंक्लूजन दिया है कि जितने भी मैसेज है इस पर्टिकुलर सेशन में आपको छोटे छोटे इतने मैसेज होंगे जो आपको आई थिंक गेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, बाकी भी आपको आने वाले टाइम में आपको कुछ वीडियोज मिलेंगे, तो आप फॉलो करते रहिए रेगुलर अड्डा 247 का जो प्लेटफॉर्म है। और हम लोग जो अफोर्डेबल एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरियस बैचेज आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप कनेक्ट रहिए इस चैनल से, सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। हो सकता है कई स्टूडेंट को कौस्तव जी से कुछ पर्सनल क्यूरीज हो सकती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, तो वहाँ पे जब भी टाइम मिलेगा कौस्तव जी रेस्पॉन्ड करने का ट्राई करेंगे, जिससे आपका हो सकता है कुछ क्यूरी होगी, सर आपने इस सब्जेक्ट को कैसे मेंटेन किया, ओके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, और वो हो सकता है अगर आपकी ज़्यादा क्यूरी हो तो हम एक उस पर वीडियो भी प्रिपेयर कर लें। ओके, एंड कनेक्शन बना के रखिए। बाकी जो बैचेज हैं वो रेगुलर आते ही रहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको त्यागी सर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है, मेरे ख्याल से अभी जो करंट बैच है वो तो विश्वजीत सर ले ही रहे हैं। बाकी अभी 5 अप्रैल से न्यू बैच भी आ रहा है, कुलदीप सर लेने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से कुलदीप सर आप सब लोग बहुत अच्छे से, अभी इंडस्ट्रियल आपने यूट्यूब पे भी स्टार्ट किया, तो अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपका पेड बैच में स्टार्ट हो गया है। तो दोस्त हु वांट टू टेक, है ना, आप जस्ट जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाके आपको मिल जाएगा बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये एक जनरल इंटरव्यू है। वी डोंट वांट कि मतलब इसमें हम कुछ भी बात करें। तो जस्ट थैंक यू कौस्तव, आप यहाँ पे आए। और मैं चाहता हूँ कि बस ऐसे ही जैसे आपने खुद बोला कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों की मदद करूँ, जो अगर 1-2 बच्चे भी इन्फ्लुएंस से हो गए तो इट्स गुड। ये हर साल सर लाइक 2-3% ऐसे आते हैं, लाइक रैंक सबकी आती है, बट ऑलमोस्ट कुछ ही ऐसे निकल के आते हैं जो बच्चों के लिए गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो वही कौस्तव जी ने इतना टाइम दिया और आगे से बोला सर मैं बच्चों को स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ, तो आई थिंक सो कि कई बच्चों को हेल्प करे वो। तो ये काफ़ी कम लोगों में नेचर होता है। तो चलो बच्चों, अभी इस सेशन को एंड करते हैं, और सेशन जस्ट बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग उसको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी इन फ्यूचर अगर कुछ ऐसा रहा तो हम कौस्तव जी से आपसे बात करवाते रहेंगे, है ना। हम लोग कंटिन्यूसली, अगर लगेगा इनको, अगर कुछ लगा लाइक अभी PSUs में ये इंटरव्यू देंगे तो PSUs का जो एक्सपीरियंस है, अगर इनको लगा कि हाँ मेरे पास टाइम है, तो ये अपना ऑटोमेटिक शेयर कर देंगे। बिकॉज जिसको लगता है ना कि मुझे कुछ करना है तो वो ऑब्वियसली वो करता ही रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू कौस्तव, और थैंक यू आप लोगों का कि आप लोग ने ये पूरा सेशन देखा, और सीखिएगा जरूर। ऐसा नहीं कि नहीं सर हमने सिर्फ देखा है और देखने के बाद चले गए, और सारे बच्चे जो इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और कुछ चीजें अगर आप इस वीडियो से टेक अवे कर रहे हैं, क्या की पॉइंट आपने सीखा है, कोई नई चीज, तो वो भी लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, जिससे कोई शॉर्ट में जो जल्दी वाला बच्चा है उसको भी बता रहे। बाकी टेलीग्राम वाला लिंक जो है वो पिन करवा देना, तो बच्चे अगर ऐड होना चाहो तो आप उसमें ऐड। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू।